हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया सुबह हो रही है और ये कितना अच्छा वॉलपेपर है। तो आज हम ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चलो अपना नोट्स खोल लेते हैं। रेट वन नोट फॉर विंडोज 10, नो थैंक्स। ठीक है, तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या देखा था। पिछली दो क्लासेस के अंदर अपन ने देखा है भाई, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जो था वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। राइट, तो अब एक नया ऐड पेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा कि जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट था, एक सेकेंड, व्यू में पेज कलर पिच ब्लैक। राइट, और फिर अपन वाइट पेन ले लेते। ठीक है, तो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के बारे में बात हो रही थी। ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अब मुझे एक बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन मिला है कि मैं वर्ड्स जो हैं वो थोड़े बड़े लिखा करूं, तो आई डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, अच्छा, अब अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो था पिछले दो लेक्चर्स में वो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट बना हुआ था। तो इसके अंदर अपन ने तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी देखा। ठीक है, फिर अपन ने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना, कहाँ से चुन के आते हैं, कैसे चुन के आते हैं। फिर अपन ने थोड़ा थोड़ा वो भी देखा कि भाई पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट के हाउसेस क्या होते हैं। फिर अपन ने स्टेट लेजिस्लेचर में देखा विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है, लोअर हाउस देखा, अपर हाउस देखा, लोअर हाउस देखा, अपर हाउस देखा, लोकसभा होता है, लोअर हाउस, अपर हाउस होता है, राज्यसभा। अपर और लोअर का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब इस चीज़ से कि कौन लोअर है और कौन अपर है। सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं, अलग अलग डोमेन में, अलग अलग डोमेन बोले तो अलग अलग एरिया में अपनी अपनी पावर्स हैं। फिर मैंने बताया था कि जो राज्यसभा होता है वो किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट्स का। फिर मैंने बताया था कि लोकसभा जो होता है वो किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो रिप्रेजेंटेशन होता है पीपल का, डायरेक्टली। अब ये मैं बहुत ही कैजुअली बता रहा हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट्स, बट ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यार, मतलब यार यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और ये क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू हाउसेज रिप्रेजेंट्स द ट्रू फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझिए इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द टू हाउसेज represents the true, the federal character of Indian Constitution। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूपीएससी में आया हुआ है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, आरपीएससी में, जहाँ पे भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक किया जाता है स्टूडेंट्स की, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। अब यार तुम्हें ना पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, मतलब हो सकता लक्ष्मीकांत में दिया हुआ होगा या कहीं पे, बट आई एम सेइंग एक छोटी सी लाइन दी हुई होगी कहीं पे। बट अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि यार क्या फेडरल कैरेक्टर को कौन कर रहा है, फेडरल, अच्छा फेडरलिज्म क्या होता है ये मैं आज बताऊंगा आपको। बट इससे पहले फेडरलिज्म का मतलब होता है भाई स्टेट और यूनियन जो है इन दोनों के पास में पावर्स बराबर है। ठीक है, अब एक चीज सोचो, इसका तुम आंसर ढूंढोगे कैसे। कल को ये आरजेएस में भी किस कहीं पे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में पूछ ले तुमसे कहीं पे, है ना। तो अब तुम सोचो, टू यार दो हाउसेस बोले हैं, दोनों में से एक को बताना है, तुक्का मार के भी 50% चांस है कि तुम सही होगे, बट जब एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा तब तुम नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो दो हाउसेज है, मैंने बताया था आप इनका ट्रू कैरेक्टर समझने की कोशिश करो दोनों हाउसेज का। पार्लियामेंट है अपना पी, एक है अपना राज्यसभा, एक है अपना लोकसभा। राज्यसभा का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था आपको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था, हाउस ऑफ द पीपल।
काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब हो गया, यहां पे रिप्रेजेंटेशन किसको मिल रहा है, एक सेकेंड, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, यहां पे रिप्रेजेंटेशन किसको मिल रहा है, यहां पे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है टू द स्टेट्स, राइट। यहां पे रिप्रेजेंटेशन किसको मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल, राइट। तो अब अगर यह आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज रिप्रेजेंट्स द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बोलोगे विच हाउस, राज्यसभा, राइट। अब इसको अपन पिंक कर लेते हैं पेन को, कौन सा हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बोले तो राज्यसभा। अच्छा, अब इसी के काउंटर पार्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द टू हाउसेज represents the true democratic character of the state, which of the following houses represent direct representation of people, तो क्या बोलोगे आप, लोकसभा, कि लोग डायरेक्टली अपने मेंबर को इलेक्ट करके चूज करके वहां पे बैठा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अप्रोच करना है इस सब्जेक्ट को, अगर इसको समझना है तो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ आर्टिकल्स रट लिए, कुछ चैप्टर्स रट लिए और तुमने समझ लिया कि हाँ भाई प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होती है, कितने मेंबर होते हैं, ये मेंबर होते हैं, वो मेंबर होते हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है। इससे नहीं समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रू कैरेक्टर समझना है तो ऐसे समझा जाएगा कि जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर देखो। जब भी कोई बड़ा केस पहुंचता है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के पास में, कोई भी बड़ा केस पहुंचे, जैसे बेरूबारी यूनियन ले लो, या केशवानंद भारती ले लो, या मिनर्वा मिल्स ले लो, ठीक है, या फिर बेरूबारी यूनियन, या किलिहोतो हुआन, किलिहोतो होलोहान, मतलब ऐसे कुछ नाम है, कियोतो होलोहान, उसको ले लो। या फिर आप कोई और बड़ा केस ले लो, जैसे एसआर बोमई, ठीक है। फिर आप कोई और केस ले लो, जैसे कोई रिसेंटली कोई होगा, नवतेज सिंह जौहर वाला जो केस था, हालांकि वो सेक्शन को कर रहा था, सेक्शन 377 को कर रहा था आईपीसी के अंदर, ठीक है। फिर आप मेनका गांधी केस ले लो। तो इन सारे केसेस के अंदर जो फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल्स, जो बेसिक आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या हो रहे हैं, वो चैलेंज हो रहे हैं। यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बीच में डिफरेंस स्टैब्लिश किया जा रहा है। केशवानंद भारती जो है, यहाँ पे ये स्टैब्लिश किया जा रहा है अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, उसको चैलेंज किया जा रहा है कि भाई क्या क्या अमेंडमेंट है, पावर है पार्लियामेंट के पास में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। मिनर्वा मिल्स के अंदर भी सेम चीज पूछी जा रही है कि भाई क्या अमेंडमेंट कर सकता है, और शेड्यूल 9 से रिलेटेड बातें हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, बेसिक चीजें जो हैं वो हमेशा चैलेंज होती रहेगी। जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन जो है वो किसका होता है, हमेशा बेसिक आइडियाज का होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का होता है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही रहे हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ो ना, और उसी के थ्रू समझने की कोशिश करो कि हाँ भाई ये समझे तो कल को कोई केस लॉ समझने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने बताया एलईजे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर मैंने बताया कि भाई दोनों में से कौन सा हाउस जो है वो फेडरल कैरेक्टर को शो करता है, वो करता है राज्यसभा। मैं भी फेडरलिज्म बताऊंगा आपको, पर ये एक बार क्वेश्चन समझ जाना ज़रूरी था, अगर ये कभी आता है तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। फिर मैंने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आइसोलेटेड टॉपिक है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बट उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आज ये क्लैरिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा और आपको बताना है मन में, हालांकि ये रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं लोग लेक्चर, बट मन में बताना है कि उसके आंसर्स क्या क्या होंगे। पहला, हेड ऑफ द स्टेट। दूसरा, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव।
इसको यूनियन एग्जीक्यूटिव कर लो। यूनियन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, चौथा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और क्या हो सकता है, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द पॉपुलर हाउस। ठीक है, और क्या हो सकता है, चलो ये लीडर ऑफ द हाउस अभी रहने दो, क्योंकि जब मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ये चार जो है ये कंफ्यूजिंग है कुछ, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो जब हेड ऑफ द स्टेट की बात होती है तो बहुत ही ईजी है, बताया मैंने आपको, प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जब बात होती है, मैंने बताया आपको कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। कंफ्यूजन होता है इन दो के अंदर, हो सकता है मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियरली नहीं बताया हो, तो अभी बता देता हूँ। इसको आप स्टार मार्क कर लेना, बिकॉज ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जहाँ पे भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर करने की बात आएगी, इनको समझना ज़रूरी होगा। तो हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, ये दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, पर फर्क है दोनों में। हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव होंगे पीएम। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक चीज आती है, एक टर्म आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसको पढ़ेंगे हम, कब पढ़ेंगे, कि जब अपन प्रेसिडेंट की बात करेंगे कि प्रेसिडेंट इज एडेड एंड एडवाइज्ड, प्रेसिडेंट इज एडवाइज्ड बाय कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इस लाइन से ही हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है, पीएम है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पीएम। अब एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ये कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, फिर जब हम प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ते हैं, पावर्स, तब ये पढ़ते हैं हम कि ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। फिर हम साथ में एक लाइन और लिखते हैं कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये कुछ लाइंस हैं जो आपको रटनी पड़ेगी भाई साहब। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इज मेमोराइजिंग द थिंग्स। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो, फिर उनको याद कर लो कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन आर टेकन in the name of the president। साइन किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड, और जाके क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कोई भी चीज़ करने के लिए। ये हम पढ़ेंगे, सब पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब कुछ। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, और ये कॉन्सेप्ट पढ़े हमने। क्या दो कॉन्सेप्ट देखे अभी यहाँ पे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि भाई फेडरल कैरेक्टर को कौन शो करेगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक है, अब अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, सम टर्मिनोलॉजीज। इसी में लिख दूं क्या, सम टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ डेफिनेशंस हैं भाई, एक्सप्लिसिटली नहीं दी हुई है डेफिनेशंस ये कहीं पे भी, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके बिना क्या है कि आप अटक ही जाओगे कहीं ना कहीं पे जाके। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी कि कौन सा हाउस जो है पार्लियामेंट का, मतलब यूनियन लेवल पे कौन सा हाउस जो है लेजिस्लेटिव बॉडी का, विच रिप्रेजेंट्स द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह वर्ड आया फेडरल।
फेडरलिज्म। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फेडरलिज्म बहुत जगह सुनते हो आप भाई, क्या होता है फेडरलिज्म, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, किसी स्टेट के अंदर, जैसे कंट्री है, ये कंट्री है, इस कंट्री के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, ठीक है, ये कोई कंट्री है, मान लीजिए कुछ भी कंट्री का नाम है ए, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसकी ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। मान लो इसके 3 स्टेट्स ही हैं ना, SG1, SG2 और SG3। ठीक है, तो अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, उसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देखो, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने पास में सारी की सारी पावर्स रखे। केस 1, ऑल पावर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके साथ में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को क्यों बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर मेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, किसी की स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसके लिए माफ करना दोस्तों, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर मेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, तो अब यहां पे आपके 2 डाउट्स एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तो ये केस 1 जो है, यहां पे क्या करा है, यहां पे सारी की सारी पावर्स दी है, किसको दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों बनाई गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। तो ये क्या ये फेडरल कंट्री होगी, तो यहां पे फेडरलिज्म नहीं होगा। ये आपको अब स्लाइड्स देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, तो क्या ये फेडरल कंट्री होगी, नहीं होगी। सिंपल सी बात है कि फेडरल कंट्री के अंदर फिर तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर ये मान लो केस 2 है, केस 2 की बात करते हैं, पावर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, कौन सी 1, 2 एंड 3, तीनों के पास में क्या है, पावर्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी पावर है। तो ये क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फेडरल कंट्री, फेडरलिज्म। यहां पे स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नहीं बनाई गई है, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई। पावर क्या क्या दी गई है भाई, सिंपल सी बात है, पहली चीज पावर दे दी भाई आप टैक्स कलेक्ट करो। ठीक है, दूसरा अपनी पॉलिसीज बनाओ, अपनी पॉलिसीज बनाओ भाई। ठीक है, फिर अब जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चलता है, 3 लिस्ट चलती है। पहली चलती है यूनियन लिस्ट, दूसरी चलती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी चलती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर यूनियन के सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट के सब्जेक्ट हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कॉन्करेंट, तो मतलब जिन पे दोनों लॉज बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे कौन बनाएगा, ओनली एंड ओनली यूनियन बनाएगा लॉ, लॉ मेड बाय यूनियन। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स होंगे उन पे बनाएगा लॉ मेड बाय स्टेट्स। कॉन्करेंट पे लॉ मेड बाय, फिर लिख दो लॉ कैन बी मेड बाय बोथ, राइट। इट इज प्रिटी मच एविडेंट, मतलब प्रिटी मच ऑब्वियस ओवर हियर कि जहां पे भी फेडरल कैरेक्टर होगा वहां पे ऐसी लिस्ट का बनाना जरूरी होगा भाई साहब, है ना।
ताकि स्पेसिफाई हो सके कि स्टेट को आप बकायदा एक्सप्लिसिटली आप पावर्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, एक्सप्लिसिटली ऐसे सब्जेक्ट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो कि भाई तुम इस पे लॉ बना सकते हो। भाई रिटर्न गारंटी चाहिए होती है, सिंपल सी बात है। हर चीज के लिए, कोई भी पावर देने के लिए क्या चाहिए होती है? रिटर्न। अब गारंटी की स्पेलिंग वो याद नहीं आ रही है, ठीक है। रिटर्न गारंटी चाहिए होती है किस चीज के लिए? ये बताने के लिए कि भाई क्या है, किसके पास में कौन सी पावर्स हैं, ठीक है। तो ये पता लगेगा किससे? फेडरल कैरेक्टर कैसे पता लगेगा कि रिटर्न गारंटी मिली है कि नहीं मिली है स्टेट गवर्नमेंट को, कि हाँ भाई आपके पास में ये पावर्स हैं, इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर है आपके पास में, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये क्या है? ये फेडरल कैरेक्टर शो कर रहा है भाई साहब। आप समझ में आ गया? ये मतलब बहुत ही इजीली समझाया मैंने इस चीज को। जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के में साथ में पावर क्या है? कंसंट्रेटेड पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। इसकी एक लाइन क्या आएगी? पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। कैसे पता चलेगा कि पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड? इस लिस्ट को देख करके पता चलेगा मेरे दोस्तों। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कि यार क्या इंडिया एक कंप्लीटली फेडरल कंट्री है? जैसे मैं आपको ना एक परफेक्ट फेडरल कंट्री का एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पे पता है क्या है? यहां पे भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर क्या है? 50 स्टेट्स है अपने यहाँ पे, 28 29 30 होंगे, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। 50 स्टेट्स हैं। इन 50 स्टेट्स के पास में क्या क्या पावर्स हैं पता है? इनका सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। भाई एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो है, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो है, जो सबको मानना पड़ता है। लेकिन फिर स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं। पहली बात तो क्या है? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, पहला। दूसरा, सेपरेट सिटीजनशिप। भाई आपके पास में यूएस की सिटीजनशिप तो होगी होगी, साथ में आपकी उस स्टेट की सिटीजनशिप भी होगी। जैसे मान लो एलाबामा, और भी है, कनेक्टिकट है, फिर न्यूयॉर्क है, और क्या क्या है, बहुत सारे हैं यार, 50 स्टेट्स। अपन वहाँ थोड़ी रहते हैं, अपन को थोड़ी पता होंगे कौन से हैं, ठीक है। तो सेपरेट सिटीजनशिप होगी और कॉन्स्टिट्यूशन भी सेपरेट होगा, ठीक है। फिर और भी बहुत सारा, मतलब उनके खुद के कोर्ट्स भी होते हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फेडरल गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता है। फेडरल कोर्ट जो है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है, उसका इतना कंट्रोल नहीं होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो क्या ये सारी चीज़ आपको इंडिया में देखने को मिलती है भाई साहब? एक चीज़ बताओ, डू यू सी दीज पावर्स विद इंडियन स्टेट्स? क्या इंडिया के पास में स्टेट, क्या महाराष्ट्र राजस्थान के पास में खुद के कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं है। क्या सेपरेट सिटीजनशिप है? बिहार का व्यक्ति बोले कि भाई बिहार की सिटीजनशिप भी चाहिए होगी आपको, तो क्या बोलोगे तुम उसको? क्या भैया पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आओ। अपने यहाँ पे क्या है इंडिया में? इंडिया में क्या है वो बात करो ना यार। पहला क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन। जो किसने बनाया है? महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। क्या होगा? सिंगल सिटीजनशिप एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे सिंगल सिटीजनशिप कौन सी होगी? इंडियन सिटीजनशिप होगी। और वन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या अब मैं बोलूंगा, एक बात बताओ, अब जैसे मैंने आपको भी क्या पढ़ा रहा हूं, मैं फेडरलिज्म के बारे में बता रहा हूं, फेडरलिज्म का कैरेक्टर बताया, फिर ट्रू फेडरल कंट्री भी बता दिया यूएसए। तो अब क्या इंडिया फेडरल कंट्री नहीं रहा? सोचो आप। तो क्वेश्चन उठता है कि विद द अबव कॉन्ट्रडिक्शन,
with the above contradiction, does India qualify as a federal nation? तो मैं बोलूंगा yes it does. Why? Because it is quasi federal. ठीक है, फिर इसको एक और चीज बोलते हैं, फेडरल सुई जेनेसिस। सुई जेनेसिस का मतलब होता है अपने आप का। ठीक है, तो इसको और क्या बोलेंगे, फेडरेशन सुई जेनेसिस, वन ऑफ इट्स काइंड। अपने जैसा इकलौता, मतलब अपने ही जैसा काइंड है, किसी और से ज्यादा, मतलब इंस्पायर्ड तो है बट सबसे अलग है, सबसे इंस्पिरेशन ली बट करी क्या, खुद के मन की। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि ये जो स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशंस हैं सिंगल सिटीजनशिप वाली, वन कॉन्स्टिट्यूशन वाली, ये हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमने क्या रखा है इंडिया में, क्या क्या है इंडिया में, क्या अपन ने क्या बोला था, इंडिया में क्या क्या कंडीशंस हैं, सिंगल सिटीजनशिप है, वन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये फेडरल गवर्नमेंट बनाना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, अलग सेपरेट सिटीजनशिप देना, ये नहीं है इंडिया में। इंडिया अपनी शर्तों पे चल रहा है। इंडिया ने क्या क्या करा, इंडिया ने बोला नहीं भाई, कंडीशंस इन इंडिया, इन इंडिया, पहला क्या हो गया, सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा क्या हो गया, वन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये दो चीजें किसको इंडिकेट कर रही है कि यार ये तो यूनियन सेंट्रिक गवर्नमेंट लग रही है, तो फेडरल लग ही नहीं रही है। बट फिर आता है कि नहीं भाई, अपन ने लिस्ट बना रखी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लिस्ट बना ली हमने, तो कौन सी बना ली, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, तीन लिस्ट बना ली। तो लिस्ट में क्या दिया, हमने रिटर्न गारंटी दी है कि नहीं भाई आपको मिलेगी पावर्स बनाने के लिए, तो हो गया ना फेडरल। तो चौथा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है राज्यसभा। क्या बोलते हैं इसको, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। फिफ्थ, जब भी स्टेट से रिलेटेड कोई मेजर अमेंडमेंट करना होगा, अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू स्टेट्स, भाई बाउंड्री को चेंज करने के अलावा, बिकॉज ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई मेजर चेंज करना होगा, उनकी पावर्स को कम करना होगा या बढ़ाना होगा, तो यहां पे क्या होगा, रेजोल्यूशन पास्ड इन राज्यसभा। आ गया क्लियरली कि भाई पहले राज्यसभा में क्या करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो यहां से क्या मिल गई, ये मिल गई ना पावर राज्यसभा को। राज्यसभा को पावर मिलने का मतलब क्या हो गया, स्टेट्स को पावर मिलना। भाई हमने, ये हो गया फेडरल कैरेक्टर को कर रहा है। अगला पॉइंट, अमेंडमेंट्स हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यहां पे क्या करता है, स्टेट के जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो मिल रहा है ना स्टेट्स को मौका मिल रहा है ना अपने हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन को चूज करने का। बिल्कुल, जब आप सारी स्टेट्स मिलकर के प्रेसिडेंट को चूज कर रही है, तो क्या मिल गया कि नहीं मिल गया प्रेसिडेंट को, मतलब स्टेट्स को पावर मिल गई कि नहीं मिल गई काम करने की, बिल्कुल सही बात है। फिर अलग से फाइनेंशियल पावर्स दे रखी है, अलग से टैक्सेशन कलेक्ट करने की पावर दे रखी है। ठीक है, अपना रूल अपने हिसाब से चलाने की पावर दे रखी है, जो कि लिस्ट में दिया हुआ है कंप्लीटली। भाई पुलिस है, लैंड है, एग्रीकल्चर है,
ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही हैं। तो ये सारे क्या शो करते हैं, फेडरल कैरेक्टर को शो करते हैं। लेकिन फिर इस सब को देखा जाता है भाई दोनों में क्या है, दोनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं, थोड़ा फेडरल कैरेक्टर भी है और दूसरा थोड़ा यूनियन सेंट्रिक, सेंट्रिक तो नहीं कहूंगा, यूनियन बायस्ड भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको दोनों को जोड़ करके बोला जाता है क्वाजी फेडरल। भाई कंप्लीटली फेडरल नहीं है यार, देखो यूएस जैसा फेडरल तो नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या नहीं है स्टेट्स के पास में, स्टेट्स, ये स्टार लगा के लिख लेना भाई, ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है। स्टेट्स डू नॉट हैव पावर टू सिसीड। ठीक है भाई, अलग होने की पावर नहीं है स्टेट्स के पास में। स्टेट्स को काम करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की छत्र छाया के अंदर। ये बोलना भी गलत है, तुम इंडिपेंडेंटली काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुमको सारी पावर्स दी जाएगी, पार्टिसिपेशन, ये सारी पावर्स की बात करी हमने, लेकिन तुमको अलग होने का पावर नहीं होगा। तुमको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देंगे हम, तुमको सेपरेट सिटीजनशिप नहीं देंगे हम। ठीक है भाई, यूएसए जैसा नहीं है इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अपनी तरह का है। फेडरेशन सुई जेनेसिस, ये वर्ड यूज किया था मैंने, खुद से ही जन्मा हुआ, खुद की तरह का ही, किसी और से इंस्पायर्ड नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है और कहीं ऐसा सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वाजी फेडरल का क्या मतलब हो गया, फेडरल विद यूनियन बायस, फेडरल विद, ये इसका मतलब नहीं है एग्जैक्टली। क्वाजी फेडरल का मतलब आधा फेडरल होता है, फेडरल जैसा होता है। ठीक है, बट ये अपन इसका एग्जैक्ट टर्म यूज करेंगे, फेडरल विद यूनियन बायस। आ गया समझ में, वेरी गुड। तो अब यहां पे एक अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग चीज आती है, वो ये है कि आखिर ऐसा है क्यों। राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू में पूछते हैं और सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी आ सकता है कि वाई इंडिया इज क्वाजी फेडरल। वाई नॉट कंप्लीटली फेडरल, या फिर यहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों यूज होता है, वाई। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा अगर मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूं, वो ये है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन यूनियन। भाई देखो यार, अगर अमेरिका को समझा जाए ना, यूएसए को 13 कॉलोनीज थी, यूएसए में 13 कॉलोनीज थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने फाइट करा किससे, ब्रिटिश फोर्सेस से, अपनी इंडिपेंडेंस ले ली 13 कॉलोनियों ने। फिर इन्होंने क्या करा, सबने बोला कि भाई अपन मिलकर के क्या बनाते हैं, यूएसए बनाते हैं। यार इंडिया में ऐसा नहीं था। देखो इंडिया में सिचुएशंस आप सबको, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगी कि इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सबको जोड़ा, तो सबकी सहमति तो ली, सबको वो तो पूछा कि भाई आप इंडियन यूनियन में आना चाहते हो, सारे स्टेट्स को पूछा और सब उनमें से ज़्यादातर ने हाँ भी बोला। लेकिन ये शर्त थी कि आपको अलग होने की पावर नहीं होगी, हम आपको बहुत सारी पावर्स देंगे, फाइनेंशियल पावर्स देंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस देंगे, लेकिन अब आपको अलग होने की पावर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये डर था उस टाइम पे कि दोबारा कहीं अंग्रेज़ों जैसा कोई और आक्रमण ना हो जाए। ठीक है, तो देर वॉज अ फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, पहला फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, फियर ऑफ एक्सटर्नल अटैक,
मतलब अपन वी वर नॉट सो स्ट्रांग एट दैट टाइम। आज तो अपन बहुत स्ट्रांग है, आज किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पे अटैक करने की। लेकिन 47 की बात ऐसी नहीं है ना। 47 पे फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, फियर ऑफ एक्सटर्नल अटैक है। डिसइंटीग्रेट बाहर से कोई ताकतें आकर के क्या करेगी, हमको तोड़ने की कोशिश कर सकती थी। ठीक है, स्टेट्स को बहला फुसला करके बोलते कि तुम अलग हो जाओ, हम तुमको ये फायदे देंगे। तो फिर हमने क्या करा, नो राइट टू secede. This is the original character of इंडियन फेडरल सिस्टम कि तुमको सारी पावर्स मिलेगी पर अलग होने का राइट नहीं होगा। आज भी नहीं है वो राइट। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इज ए इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन of destructible states. Destructible मतलब states can be split, या फिर split नहीं बोलूंगा, states can be divided into smaller states, जो कि हुआ है पहले। भाई बिहार को तोड़ करके बिहार और झारखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को तोड़ करके, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बिहार को तोड़ करके क्या बनाया गया, बिहार और झारखंड। एमपी को तोड़ करके क्या बनाया गया, एमपी जो है अभी छत्तीसगढ़। यूपी को तोड़ करके क्या बनाया गया, यूपी जो है अभी और उत्तराखंड। States can be divided into smaller states, or smaller states can be merged into larger states. ठीक है, तो क्या हो गया, दिस इज अ वेरी फेमस पॉलिटी की लाइन है ये कि इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। और ये सब कर सकता है कौन, यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट के पास में क्या है, पावर है, वो डॉक्टर जैकॉल वाली पावर है ये, और ये कुछ भी कर सकता है यूनियन गवर्नमेंट। हाँ, पावर्स दी हुई है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन जो अल्टीमेट बॉस है वो कौन है, यूनियन गवर्नमेंट है। ताकि स्टेट्स को ये ना लगे कि हम अलग हो सकते हैं। ठीक है, नहीं हो सकते। लेकिन यूएसए के अंदर क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट, यूएसए में क्या है, इट इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। भाई वहां पे फेडरल कैरेक्टर तो है माना, लेकिन वहां पे स्टेट राइट टू सिसीड का राइट उधर भी नहीं है स्टेट्स के पास में, पहली चीज। और दूसरी चीज, वहां पे स्टेट्स की बाउंड्रीज को डिमिनिश नहीं किया जा सकता है, स्टेट्स को तोड़ा नहीं जा सकता है, छोटे स्टेट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, या दो स्टेट्स को मिला करके बड़ा स्टेट नहीं बनाया जा सकता है बिना उन स्टेट्स की परमिशन के। राइट, तो अपन क्या बोलेंगे, इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल नेशन, इट इज नॉट कंप्लीटली फेडरल। ठीक है, फिर यहाँ पे एक टर्म आती है, छोटी सी टर्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। और एक टर्म आती है कंपैटिटिव फेडरलिज्म की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होता है वो ये कहता है भाई स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट 1, स्टेट गवर्नमेंट 2, इनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, यूनियन और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, सब एक दूसरे को हेल्प करें। अगर एक स्टेट थोड़ा सा गरीब है, एक स्टेट अमीर है, तो अमीर स्टेट जो है वो गरीब स्टेट की हेल्प कैसे करे, अपने टैक्सेस को कॉम्प्रोमाइज कर करके। ठीक है, और एक स्टेट के मजदूर दूसरी स्टेट में जाके काम कर सकें, ताकि फेडरल कैरेक्टर मजबूत रहे लेकिन कोऑपरेशन के थ्रू मजबूत रहे। फिर आता है कंपेटिटिव फेडरलिज्म, वो ये बोलता है कि भाई साहब स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, स्टेट और यूनियन के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबका फायदा हो सके। तो अभी जो इन वोग है, इन वोग का मतलब होता है अभी जो फेमस जो आइडिया चल रहा है, इन वो भाई मोदी जी का भी ये आइडिया है, और वो है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि कंपेटिटिव फेडरलिज्म ठीक है, अच्छी बात है,
पर अपन को फोकस करना चाहिए किस पे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर, राइट। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर इन द बिगिनिंग, मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ, इन द बिगिनिंग हमने बात करी फिर से वही LEJ। पहला है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। फिर बात करी कौन सा फेडरल कैरेक्टर को शो करता है, राज्यसभा शो करता है। फिर मैंने ये 4 चीज़ें पूछी जो एग्जाम्स में आ सकती है, भाई हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है। फिर अपन ने टर्मिनोलॉजी की बात करी, पहली टर्म की बात करी फेडरलिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी टर्म आती जाएगी। तो हमने फेडरलिज्म के बारे में पूरा समझा। इंडियन फेडरलिज्म इज अ फेडरलिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। ये यूएस की फेडरलिज्म जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, वन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिस्ट सिस्टम है, राज्यसभा है, अमेंडमेंट्स हैं स्टेट से रिलेटेड, जहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, टैक्सेशन की पावर्स हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने बताई अभी कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे स्टेट्स को तोड़ करके छोटे छोटे स्टेट्स बनाए जा सकते हैं, और छोटे स्टेट्स को जोड़ करके बड़ा स्टेट भी बनाया जा सकता है। तो इससे क्या पता लगता है कि बाउंड्री को चेंज करने का पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास में। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या है, इट्स द अल्टीमेट बॉस। तो यहाँ पे एक लाइन आती है, इसको याद रखना आप, फेडरल विद यूनियन बायस, है ना, ये देखो भी लिखा होगा मैंने, मतलब नहीं लिखा है तो आप सुन लो इस चीज़ को, कि इंडियन जो फेडरेशन जो है वो फेडरल कंट्री, फेडरल तो है बट इट हैज़ अ यूनियन बायस इन इट। तो अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि क्या क्या फेडरल कैरेक्टर, ट्रू फेडरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं बाय बुक डेफिनेशन के, वो क्या है जो यूएस फॉलो करता है। फिर यूनियन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, वो जैसे यूके करता है, मैंने बताया नहीं आपको, बट ठीक है। जो ट्रू यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यूके के अंदर है, वहाँ पे स्टेट्स बनाई गई है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है वो दोनों का मिश्रण है। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर्स होंगी बहुत सारी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स भी दी गई है, बट राइट टू सिसीड नहीं है, और कभी भी उनकी बाउंड्रीज को डिमिनिश किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, दिस लेक्चर। और आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे सिंपल तरीके से शायद ही कोई समझा पाए आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स। देखो यार, लक्ष्मीकांत उठाने से पहले, DD बासु उठाने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन उठाने से पहले इन बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो आप बार बार पढ़ोगे एंड देन यू विल फॉरगेट अगेन एंड अगेन। तो अपना टारगेट है कि चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहे। उसका तरीका यही होता है कि यू डिग इनटू द कॉन्सेप्ट्स, यू डिग डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट्स। जब आप कॉन्सेप्ट्स को डीप तरीके से पढ़ोगे, बेसिकली पढ़ोगे, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ोगे, तो फिर क्या है ना कि जब फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो उसके ऊपर मजबूत से मजबूत बिल्डिंग बनाई जा सकती है, चीज़ों को याद किया जा सकता है। बट अगर आप स्ट्रेट अवे फैक्ट्स को रिमेंबर करने बैठोगे, प्रेसिडेंट की पावर्स याद कर ली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की पावर्स याद कर ली, उससे होगा कुछ नहीं। यू विल मेमोराइज इट एंड आप 15 दिन में भूल जाओगे जो पढ़ोगे। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे, एंड डू रिवाइज ऑल द 3 लेक्चर्स बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।